नमस्ते। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एमए प्रवेश सोशियोलॉजी के पेपर थर्ड का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है वर्ण। वर्ण व्यवस्था जो है भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है। इस टॉपिक के संबंध में आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वर्ण। हम देखते हैं कि विश्व के सभी समाजों में सामाजिक वर्ग अवश्य पाए जाते हैं और कई सामाजिक वर्गों का निर्माण जन्म के आधार पर हुआ और कई धन के आधार पर। मनुष्य की प्रवृत्तियों और व्यवसायों के आधार पर समाज जो है विभिन्न वर्गों के रूप में प्राय सभी जो देश है उसमें देखने को मिलते हैं। भारत के विचारकों ने भी मनुष्य की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक जो स्थिरीकरण की ऐसी योजना को अपनाया जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि समाज की कार्यात्मक दृष्टि से 4 वर्गों में बांटा गया। ये 4 वर्ग ही 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय जो सामाजिक संगठन है उसके मौलिक तत्व के रूप में वर्ण व्यवस्था का विशेष महत्व पाया जाता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति अर्थात गुणों को ध्यान में रखकर ही समाज में उसका स्थान और कार्य निश्चित किए गए थे। यहाँ हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति और समाज दोनों को समान रूप से महत्व दिया गया। और यदि कहा जाए कि वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक संगठन के हिंदू सिद्धांत की आधारशिला के रूप में कार्य करती है तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ वर्ण यानी कि वर्ण का अर्थ। कई लोग वर्ण और जाति को एक ही मान लेते हैं परंतु वास्तव में ये दोनों पृथक यानी कि अलग अलग अवधारणा है। शाब्दिक दृष्टि से वर्ण शब्द के 3 संभावित अर्थ लगाए गए हैं। इसमें पहला वर्ण यानी कि चुनाव करना, दूसरा रंग और तीसरा वृत्ति के अनुरूप। पहले अर्थ के बारे में विशेष महत्व देते हैं। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति जो है वर्ण धातु से मानी गई है जिसका अर्थ होता है वर्ण या चुनाव करना। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने लिए जिस व्यवसाय का चुनाव करता है उसी के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ण उन लोगों का एक समूह है जिनका व्यवसाय जो है समान है। वर्ण शब्द का दूसरा अर्थ जो रंग से लगाया जाता है। सबसे पहले ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग अर्थात रंग को जनता के लिए किया गया। ये काले रंग की जनता के लिए इसका वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। प्रारंभ में आर्य और दास इन 2 वर्णों का ही उल्लेख मिलता है और इसके बाद में हम देखते हैं कि पीवी काणे कहते हैं प्रारंभ में गौण वर्ण का प्रयोग आर्यों के लिए और कृष्ण वर्ण का प्रयोग दासों या दस्यों के लिए किया जाता था। बाद में वर्ण का जो प्रयोग है गुण और कर्मों के आधार पर बने हुए 4 बड़े वर्गों के लिए किया गया। इसी के कंटिन्यूएशन में अगर हम बात करते हैं कि वर्ण के अर्थ को और डिटेल में थोड़ा सा समझें तो वर्ण का जो तीसरा अर्थ है वृत्ति से संबंधित है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जिन व्यक्तियों की मानसिक और व्यवहार संबंधी विशेषता एक समान हो अर्थात जिन व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा हो या समान हो उन्हीं से मिलकर एक वर्ण बनता है। तो वर्ण का अर्थ जो है अलग अलग जो समाजशास्त्री है अलग अलग जो इसमें विद्वान है अलग अलग ढंग से लेते हैं। मुख्य रूप से वर्ण का जो अर्थ होता है वो व्यवसाय से होता है और शाब्दिक दृष्टि अर्थ के आधार पर वर्ण के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा जा सकता किंतु वर्ण का संबंध व्यक्ति के गुण और क्रम से है। जिन व्यक्तियों का गुण और क्रम समान थे अर्थात जो समान स्वभाव के थे सब एक ही वर्ण के सदस्य माने गए। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ वर्ण व्यवस्था। तो इसमें पहला है ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है उसके अनुसार वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण पुरुष अर्थात विराट स्वरूप परमात्मा के मुख
जो मुख्य रूप है उससे, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से या उदर से, और शूद्र उनके पाँव से। यानी कि बर्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होने के कारण उनका कार्य जो था वो बोलना और लोगों को शिक्षित करना। बर्मा की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी गई है। भुजाएं जो शक्ति की सूचक है, तो क्षत्रियों का कार्य शासन संचालन और शस्त्र धारण करना और समाज की रक्षा करना। उदर या जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति मानने के कारण वैश्यों का जो कार्य है व्यापार और पशुपालन और संपत्ति का उत्पादन और लोगों की उदरपूर्ति करना। शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा यानी विराट पुरुष के पैरों से मानने के कारण उन्हें सभी वर्णों की सेवा करने का कार्य सौंपा गया। नेक्स्ट जो अवधारणा है वो है उपनिषदों के अनुसार। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए जो उपनिषद है उसमें वृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषदों में वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि प्रारंभ में ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणों को ही जन्म दिया। ब्राह्मण सभी कार्यों को पूरा नहीं कर सके तो समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर ब्रह्मा ने क्षत्रियों को उत्पन्न किया। लेकिन जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णों से भी समाज से संबंधित कार्य की पूर्ति नहीं हो सकी तो ब्रह्मा ने वैश्य वर्ण की रचना की। इन तीनों वर्णों की उत्पत्ति के पश्चात भी जब समाज से संबंधित कार्यों को ठीक से संचालित नहीं किया जा सका तो ब्रह्मा ने शूद्र की उत्पत्ति की। तो ब्रह्मा ने ब्राह्मण के अंतर्गत इंद्र, वरुण, सोम और यम देवता को, वैश्य के अंतर्गत वसु, आदित्य, मारुत आदि देवता को और शूद्र के अंतर्गत पुषाण देवता को जन्म दिया। स्वर्लोक में इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर मर्त्यलोक के वर्णों की उत्पत्ति हुई। ये अलग अलग धारणाएं हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में महाभारत के अनुसार हम देखते हैं कि महाभारत में ब्रह्मा के विभिन्न वर्णों को उत्पत्तिकर्ता बताया गया। महाभारत के शांति पर्व में लिखा गया, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए चरण यानी पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। शांति पर्व में भी अपने शिष्य भारद्वाज को महर्षि भृगु से कहा कि प्रारंभ में केवल एक ब्राह्मण द्विजवर्णी थे और यही वर्ण बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्णों में बंट गया। नेक्स्ट जो है गीता के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण का जो आधार था गुण था। भगवद गीता में बताया गया कि समाज का 4 वर्णों में विभाजन व्यक्ति के गुणों के आधार पर हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 4थे अध्याय में बताया कि है अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाजन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी मेरे द्वारा बनाए गए। गीता में वर्ण निर्धारण में गुण को विशेष महत्व दिया गया। भारतीय दर्शन में गुण 3 प्रकार के बताए गए हैं, सत्य, रज और तम। इन गुणों से ही मन की रचना होती है और इनकी तीनों प्रवृत्तियाँ सात्विक, रासिक और तामसिक बनती हैं। इन प्रवृत्तियों के आधार पर ही समाज 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त हुआ। अब हम वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में जो आधुनिक विद्वानों के विचार है उसको जानने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अधिकांश ने जन्म और कर्म को इसका आधार माना। वर्ण सदस्यता के आधार के संबंध में जो राधा कृष्ण की मान्यता है, यद्यपि इस व्यवस्था में आनुवंशिक क्षमताओं को यानी कि जन्म का महत्व अवश्य था, फिर भी ये जो व्यवस्था है प्रमुखतः गुण और क्रम पर आधारित थी। आपने महाभारत और उसके पूर्व के काल की प्रमुख घटनाओं के आधार पर यह स्पष्ट किया कि उस समय वर्ण परिवर्तन संभव था। विश्वामित्र, राजा जनक, महामुनि व्यास, वाल्मीकि, अजीमिड, पुरामिड, ये जो महर्षि थे, ऋषि थे, उन्होंने गुण और कर्म के आधार पर अपना वर्ण परिवर्तन कर पाए थे। तो वर्ण का जो निर्धारण था जन्म की बजाय प्रारंभ में क्रम के आधार पर था और व्यक्ति अपने कर्म को परिवर्तित करके अपने वर्ण को भी परिवर्तित कर सकता था। व्यक्ति अपने क्रम के अनुसार किसी भी वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर सकता था। तो इससे वर्ण का जो आधार है गुण और कर्म था, न कि जन्म। और उसके बाद में धीरे धीरे जो निरंतरता में हम देखते हैं कि जो क्रम प्रदान होने की बजाय वर्ण व्यवस्था जन्म प्रदान हो गई थी। वर्ण व्यवस्था का कोई ईश्वरीय व्यवस्था के रूप में हम देखते हैं कि कोई ऐसा
प्रमाण नहीं मिलते हैं, बल्कि ये पूर्णतः मानव रचित व्यवस्था है। विभिन्न तत्वों के आधार पर कहना उचित हो जाता है कि ये व्यवस्था न तो पूर्णतः गुण और क्रम पर आधारित है और न ही पूर्णतः जन्म पर है। प्रारंभ में इस व्यवस्था का आधार गुण और क्रम था, लेकिन धीरे धीरे जन्म का महत्व बढ़ने लगा और समय के साथ साथ व्यवसाय और आनुवंशिक हो गया। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जो है अपरिवर्तनीय होती गई और व्यवसाय की भिन्नता के कारण व्यक्तियों की स्वभावगत विशेषताएं भी बदलती गई। अभी नेक्स्ट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न वर्णों में कर्तव्य क्या है, वर्ण धर्म क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा आपको। धन्यवाद।